अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम फार्माकोलॉजी के चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे, दैट इज़ थ्रोम्बोलाइटिक्स या फिब्रिनोलाइटिक्स। अब इसमें हमने दो अल्फाज को समझना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, एक है थ्रोम्बो। थ्रोम्बो का मतलब लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, थ्रोम्बो का वर्ड जहाँ आएगा इसका मतलब होगा क्लॉट, ठीक है, जहाँ पे प्लेटलेट्स जमा होंगे, जहाँ पे ब्लड में कोई ना कोई रुकावट आएगी, ठीक है, तो वो क्लॉट कहलाएगा। तो थ्रोम्बो का मतलब ये होता है। लाइटिक का मतलब होता है साइंस में या मेडिकल फील्ड में, लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक्स वो चीज़ें होंगी जो क्लॉट को तोड़ेंगी। फॉर एग्जांपल कभी क्लॉट बन गया तो हम ऐसा क्या, कौन सी दवाइयाँ, कौन सी ड्रग्स ले सकते हैं जो उस क्लॉट को जाके ख़त्म करेंगी, ठीक है। तो ऐसी दवाइयों की पूरी क्लास को हम थ्रोम्बोलाइटिक्स कहेंगे या फिब्रिनोलाइटिक्स कहेंगे। फिब्रिनो चूंकि फिब्रिन एक मॉलिक्यूल होता है जो कि क्लॉट बना रहा होता है, ठीक है। तो उसको तोड़ना भी, वो उसको तोड़ने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करेंगे उसको हम फिब्रिनोलाइटिक्स कहेंगे। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, इन दोनों को जैसे कि लगे थ्रोम्बोलाइटिक्स ऑल्सो नोन एज फिब्रिनोलाइटिक्स, इन इसको आप फिब्रिनोलाइटिक्स भी कह सकते हो। और ये काम क्या करते हैं? दे डिसॉल्व ऑलरेडी फॉर्म ब्लड क्लॉट्स बाय एक्टिवेटिंग फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। ये जो है ब्लड में जितने भी क्लॉट्स बन चुके होते हैं, पहले से जितने क्लॉट बने होते हैं, हम उनको इस दवाइयों के ज़रिए क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। कैसे? क्योंकि वो हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं फिब्रिनोलाइटिक। फिब्रिनोलाइटिक यानी फिब्रिन को तोड़ने वाला सिस्टम। अब फिब्रिन को तोड़ने वाला सिस्टम क्या है? फिब्रिन मतलब वो चीज़ें जो कि क्लॉट बना रही है ना, तो हम कुछ ऐसा करेंगे बॉडी में, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो फिब्रिन को तोड़ेंगी, तो उसको हम फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम कहेंगे। तो बेसिकली जब हम ये दवाइयाँ ले रहे होते हैं तो इससे क्या होता है, जो क्लॉट्स बनते हैं या क्लॉट बनाने वाली चीज़ें जो होती हैं उनको ख़त्म किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अब यूज़ कब करते हैं? दे आर यूज इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ऐसे मसले जिससे इंसान की जान को खतरा हो, जैसे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, स्ट्रोक हो गया, ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं जिससे जो है वो क्लॉट्स बनते हैं, चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं। वाइटल ऑर्गन जो होते हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी चलती है, वो अगर बंद हो गए, ख़राब हो गए, ठीक है, तो फिर मसले होते हैं। तो ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हम ये वाली दवाइयाँ यूज़ करते हैं। वी आर रैपिड परफ्यूजन, यानी ब्लड जहाँ पे स्टोर होता है, ब्लड फ्लो का जो है वो ख़तरा होता है ब्लड क्लॉट बनने का, तो उन जगहों पे या उस कंडीशन में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ये दवाइयाँ, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि थ्रोम्बोलाइटिक्स जो है वो प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट करते हैं प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि बेसिकली फिब्रिन, जो पहले बताया मैंने, फिब्रिन को तोड़ता है। मतलब इसमें थ्रोम्बोलाइटिक्स जब हम लेते हैं, यानी क्लॉट को तोड़ने वाली दवाइयाँ जब हम लेते हैं तो वो बॉडी में प्लाज्मिन प्रोड्यूस करते हैं, और प्लाज्मिन जब प्रोड्यूस होगा तो वो फिब्रिन को ख़त्म करेगा। फिब्रिन जब ख़त्म होगा तो क्लॉट नहीं बनेगा, सिंपल, ठीक है। दिस प्रोसेस डिसॉल्व द फिब्रिन मेश, यानी वही जो जाल बना हुआ होता है या जो क्लॉट बनने का जो प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। तो ये ड्रग जो है या ये प्रोसेस जाके उस जाल को ख़त्म कर देते हैं और जो क्लॉट बना होता है उसको ख़त्म कर देता है, रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोर मतलब ठीक चलने लगता है, ठीक है। अब ये आपको जेनरिक नेम, ब्रांड नेम बताए गए हैं, जैसे इसके बहुत सारे जेनरिक नेम, मतलब वो जो फार्मूला टाइप जिसको हम कहते हैं ना, एल्टिप्लेज, जो उसमें एक्टिवेज और इस तरह के आते हैं। रेटिप्लेज जो है वो रिटेवेस के नाम से आते हैं, और ये आप देख लीजिएगा, खैर ये तो देखने की चीज़ है। इंडिकेशन यानी कब कब आप इसको दे सकते हैं, ये किन मरीजों को आप देते हो, ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले, यानी जिनको हार्ट अटैक होता है, उनको दे सकते हैं। एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, उसकी कमी की वजह से जो है वो स्ट्रोक हो जाता है, फालिज, ठीक है। तो उनको जब स्ट्रोक हो जाता है तो तकरीबन 3 से 4 घंटे के बीच बीच में आप उसको ये चीज़ दोगे। बाद में दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही उनको स्ट्रोक हो जाता है और आपको 1 से 2 घंटे में पता चला, तो आपके पास मतलब टोटली स्ट्रोक होने से लेकर 3 या 4, 4.5 घंटे तक आपके पास टाइम होता है ये दवाई देने का, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम लोगे और बाद में दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद हीमोडायनामिक्स इंस्टेबिलिटी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जब लंग्स के ब्लड वेसल जो होते हैं ना, जब वो ब्लॉक हो जाए और उसकी वजह से बॉडी के
ब्लड सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाए तो उसमें भी दे सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपने पढ़ा होगा, ये जो है बेसिकली वेन के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं ना, तो उसको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम देते हैं। या मैसिव आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, जब आर्टरीज में कोई बहुत बड़ा क्लॉट बने और वो ख़तरा पैदा करे, क्योंकि आर्टरी में अगर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आर्टरी में अगर क्लॉट बन गया तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। वेन में फिर भी थोड़ा बहुत आपके पास चांस हो सकता है, लेकिन आर्टरीज के क्लॉट्स बड़े ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। इसी तरह सेंट्रल वेनस कैथेटर क्लियरेंस, मतलब जब जब हम सेंट्रल वेनस कैथेटर पास करते हैं ना, सीवीसी कहते हैं, सीवीपी भी कहते हैं उसको, ठीक है। सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है, यानी जो हार्ट में हम वो ये शोल्डर के साथ जो सेंट्रल वेन होता है, ठीक है, उसके साथ हम एक कैथेटर पास करते हैं जो हार्ट में जाता है, ठीक है, और उससे ब्लड लेते हैं, और जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनमें लगा होता है। अक्सर उसकी वजह से भी क्लॉट्स बनते हैं, ठीक है, तो उनमें हम छोटे छोटे डोज में देते हैं, लेकिन वो क्लॉट्स दूर करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब किन किन में नहीं दे सकते, काउंटर इंडिकेशन क्या है? जो बिल्कुल नहीं दे सकते, मतलब जो बिल्कुल भी आप उसको नहीं, वो इंटरनल ब्लीडिंग जिनको हो रही हो, उनको, किसी को हेमरेजिक स्ट्रोक हो, यानी ऐसा स्ट्रोक जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो उसके ब्रेन के अंदर, उसको भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह किसी की ब्रेन की सर्जरी हुई हो, क्रेनियल सर्जरी, या फिर कोई स्पाइनल सर्जरी हुई हो, ठीक है, उसको भी नहीं दे सकते। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता हो, उसको भी नहीं दे सकते। किसी को ऑलरेडी कोई दूसरा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, खून का कोई मसला है, जिसका जो है मतलब खून रुकता नहीं है जब वो ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसको भी बिल्कुल नहीं दे सकते हो। मतलब ये कुछ लोग हैं जिनको नहीं दे सकते हो। इसी तरह रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन, मतलब जिनमें आप एहतियात करके दोगे और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जो है वो एहतियात से देखोगे, ठीक है, तो उसमें एक कोई मेजर सर्जरी हो या कोई ट्रॉमा हो, ठीक है, उसमें ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं दे सकते हो। प्रेगनेंसी में भी पेप्टिक अल्सर किसी को हो, स्टमक जो अल्सर होता है, ठीक है, और एक वो बंदा जो एंटी कोगुलेंट्स ले रहा होता है, उसको भी आप, चूंकि वो ले रहे होते हैं, तो उसको आप ये वाली ड्रग नहीं देते, ठीक है। अब इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि हेमरेज होता है, मतलब ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, और ये बहुत ही खतरनाक होता है, मोस्ट सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, अंदर जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स है अक्सर जो है उससे भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, जो स्पेशली उसमें जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अब एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके मतलब साइन सिम्टम्स को देखें, असेस ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड इंश्योर ड्रग इज गिवन विद इन थेराप्यूटिक विंडो। मतलब आप देखोगे कि किस मरीज को ज़रूरत है, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स को देखते हुए आप जो है ये चीज़ दोगे। इसी तरह उसके वाइटल साइंस चेक करोगे कि इस ड्रग के देने के बाद उसके वाइटल साइंस के ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ रहा। इसी तरह चेक फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग, अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसके जो मसोड़े होते हैं गम्स, वहाँ से खून आ रहा है, यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, स्टूल से आ रहा है, या आईवी जहाँ पे आपने पास की है उसके इर्द गिर्द जो है ब्रूजिंग हो रही है, मतलब वो जगह पिंक लाल लाल हो रही है, ठीक है, तो इसी तरह आपने ये चीज़ें देखनी होगी। इसी तरह अवॉइड इन्वेसिव प्रोसीजर्स, जो भी ऐसे मरीज होते हैं जो ये दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उनमें आप इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करोगे, बहुत कम करोगे। मतलब जिनका ऑलरेडी खून का मसला है या वो ऐसी दवाइयाँ ले रही होती हैं, ठीक है, तो इसमें आप जो है इंजेक्शंस और हर वो चीज़ जो उनके बॉडी के अंदर आप एडमिनिस्टर करते हो, ठीक है, तो वो आप जो है मतलब आपने अगर वो ड्रग दी है तो उसके बाद आप ये चीज़ नहीं करोगे, इंजेक्शन उनको नहीं लगाओगे, फोलेस कैथेटर वगैरह नहीं पास कराओगे। इसी तरह उनके मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, उनका ब्रेन और उनको न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के भाई उसको जो है सर में दर्द हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, उसको चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही। अगर ये चीज़ हो तो मतलब ये आपको पता चलेगा कि इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो रही है। अगर हो रही है तो मतलब वो कंफ्यूज रहेगा बंदा, सर में दर्द होता रहेगा, और भी दूसरी चीज़ें इस तरह होगी। कीप इमरजेंसी रिससिटेशन इक्विपमेंट रेडी, और कभी अगर इसकी वजह से इमरजेंसी हुई, कोई मसला हुआ, तो आपके पास इमरजेंसी के वक्त जो जो चीज़ आपके काम आएंगी वो आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है वो फ़र्क आपको बताया कि एंटी कोगुलेंट्स, एंटी प्लेटलेट और थ्रोम्बोलाइटिक्स में क्या क्या फ़र्क है। एंटी प्लेटलेट का काम क्या है बताया, प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये प्लेटलेट को जमा होने से रोकता है, जो लास्ट वीडियो का हमारा टॉपिक था, ठीक है। इसी तरह एंटी कोगुलेंट्स जो क्लॉट बनते हैं, क्लॉट को बनने से रोकते हैं, ये मतलब
प्लेटलेट की नहीं बात कर रहे हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या करते हैं, जो क्लॉट पहले से बने होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप यूज़ कहाँ-कहाँ करते हो, एंटीप्लेटलेट को हम स्ट्रोक में और एमआई यानी कि हार्ट अटैक वगैरह में यूज़ करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बोलाइटिक्स जो है वो क्लॉट ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल वो आपको बताए गए हैं कि एंटीप्लेट में एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल आता है, एंटीकोगुलेंट्स में हेपरिन वारफरिन आता है, और थ्रोम्बोलाइटिक में एल्टीप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है, ठीक है। क्लॉट स्टेटस यानी कि ये एंटीप्लेटलेट क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स कोई भी क्लॉट को बड़े होने से रोकता है, ठीक है। और थ्रोम्बोलाइटिक्स जो क्लॉट्स बने होते हैं उनको ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके कुछ मेन डिफरेंसेस है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हीमोस्टैटिक एजेंट्स डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।